बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, आपका रमज़ान मुबारक जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा, क्योंकि आज एक बार फिर से मौसम खुशगवार हो गया है। कल तक बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन आज हम बाहर देख रहे थे कि मौसम खासा बेहतर हो गया। हाँ, हम लाहौर की ये जो है बात कर रहे हैं। अच्छा इशाल, एक वक्त में चलें जंक फूड वैसे तो जितना आप कम खा सकते हैं ना तो कम खाना चाहिए, लेकिन एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितने जिंगर बर्गर जो हैं आपने जाके ख़रीदे हैं? पूरी फैमिली के लिए लिए हों, पूरे मोहल्ले के लिए लिए हों, कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने खरीदे हैं? यार हमारी फैमिली में बहुत ही कम फास्ट फूडर्स हैं, तो मैं मैक्सिमम 2-3 जिंगर बर्गर। अच्छा मैक्सिमम। अच्छा थोड़ा सा छलांग लगाए, एक बंदा कितने जिंगर बर्गर एक वक्त में खरीद सकता है? मैं खाने की भी साथ बात कर लूँ, ख़रीदने की भी बात कर लूँ, अगर मैं खुद हूँ तो मैं एक मुश्किल से खा सकती हूँ, या एक चलो खा लूँगी, 2 खा लूँगी यार, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, कराची में ऐसा वाक़या पेश आया कि खातून, एक इंटरनेशनल फूड चेन है, उन्होंने एक डील लगाई हुई है। रमज़ान में मुख्तलिफ डील्स आती हैं, आपको पता ही है। तो वो डील ये है कि आप 550 रुपये में 4 जिंगर बर्गर जो हैं ख़रीद सकते हैं, और 24 घंटे के अंदर आप अपने एक मखसूस बैंक है उसके ATM कार्ड से अगर लेते हैं तो वो 550 का पड़ेगा, और 2 दफ़ा 24 घंटों में आप कर सकते हैं, यानी कि आप 8 जिंगर बर्गर जो हैं ख़रीद सकते हैं। तो एक खातून गई हैं फूड चेन में, ये है गुलशन ख़याबान जो है ना, वहाँ पर ये है, वहाँ पर गई हैं और बिल्कुल फूड चेन में गई हैं। वहाँ फूड चेन में जाके उन्होंने 208 जिंगर बर्गर ख़रीदे। 208 जिंगर बर्गर और 26 ATM कार्ड वो लेके गई थी उसी मखसूस बैंक के। और जब बैंक उसके मैनेजर से पूछा गया, फूड चेन मैनेजर से, उन्होंने उनकी शनाख्त तो जाहिर नहीं की। उन्होंने ये बताया कि जी कि हैरत की बात ये नहीं है कि उनके पास 26 ATM कार्ड थे, हैरत की बात यह है कि 26 ATM कार्ड के जो पिन कोड थे वो भी उन्हें जुबानी याद थे। तो उन्होंने क्या किया जी, तकरीबन ये 26,800 रुपए के जिंगर बर्गर खरीदे हैं। 208 उन्होंने गाड़ी में रखाए हैं, और गाड़ी में क्या खरीदे होंगे, और पूरे खानदान के ATM वो लेकर गई होंगी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्या है हमजा, अगर आपको पता चले मैसेज आए जी फलां ब्रांड पे सेल लग गई है, तो हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग भाग पड़ते हैं, भाई सेल लग गई है, और हम उससे ऐसे जैसे फ्री में नहीं मिल रही, जैसे भी जिंगर बर्गर उन्होंने इकट्ठे खरीदे और इतने ATMs वो लेकर गई हैं, कार्ड्स लेकर गई हैं। तो हमारा ये जो ना मिजाज ऐसा है कि अगर हमें पता चले ना कि 50 रुपए कुछ फ्री चीज़ मिल रही है, कुछ 100 रुपए में फ्री मिल रही है, तो हम लोग तो बस दौड़ पड़ते हैं। चले हम अच्छा गुमान करते हैं, हो सकता है उन खातून ने बांटने के लिए लिए 208 खुद ही ना खाए हो। नहीं, बांटने के लिए लिए खुद तो यकीनन उन्होंने नहीं खाए होंगे, बांटने के लिए लिए, लेकिन 26 ATM होना और फिर उनके पिन का कोड याद होना और पाकिस्तान में ऐसा होना, ये बड़ी हैरत की बात थी। बिल्कुल, बड़ी ज़हीन खातून, बड़ी ज़हीन खातून थी। खैर चले हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में जो कोरोना के जानलेवा वार हैं वो जारी हैं, उनमें मजीद शिद्दत आती जा रही है, और लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 24% तक जा पहुंची है। बिल्कुल ऐसे ही, और अस्पतालों के ICUs में 93% गुंजाइश खत्म हो चुकी है। शदीद अलील मरीजों के लिए ICU में बिस्तर मिलना मुश्किल हो चुके हैं। इस वक्त हालात बिगड़ते देखकर एपेक्स कमेटी पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी है, और ये इसी सूरत हाल में हो पा रहा है कि आप जब देख रहे हैं कि सूरत हाल कशीदा हो चुकी है, अस्पतालों में बेड्स मौजूद नहीं है, ICUs में बेड्स मौजूद नहीं है, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद नहीं है, तो फिर हुकूमत को इस तरह की तजावीज़ मौसूल हो रही हैं कि लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाए। कल तो नोटिफिकेशन भी वो जो था वो चल रहा था, और वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, मुख्तलिफ अजला जो हैं उनके नाम भी उसमें दर्ज किए गए हैं। खैर इजलास में 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियाँ सख्त करने पर इत्तेफाक किया गया, और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो सूबाई एपेक्स कमेटी का ये अहम इजलास हुआ है, और उसमें कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए भी जो किए जाने वाले इकदाम हैं उनका जायज़ा लिया गया। और इजलास में कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी भी दी है, क्योंकि जब वफाक ने कहा था कि सूबे खुद जो है 18वीं तरमीम के बाद मंगवा सकते हैं, तो फिर अब सूबे फैसला करें। बिल्कुल, और SOPs में मेडिकल स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और दीगर ज़रूरी सर्विसेज के सिवा तमाम सरगर्मियाँ शाम 6 बजे तक बंद करने की तजवीज़ का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है कि कौन सी चीज़ें बंद होनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का खुला होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो ज़ायद नर्ख पर फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी
क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसका भी हुक्म दे दिया गया है कि क्रैकडाउन किया जाए, क्योंकि अगर एक सिलेंडर की कीमत पहले 400 रुपये थी हमजा, तो मैं सुन रही थी कि उसकी कीमत 700 रुपये तक पहुंच चुकी है। मतलब ब्लैक में तो आप जैसा चाहे बेच देना, हम तो मुनाफाखोरी करने में मतलब हम लोग उसमें हमने PhD की गुजर रहे हैं हमजा के, जब हमें इतनी ज़्यादा अमवात जो हमारी शराब ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है और हम इतनी कशीदा सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद हम लोग मुनाफाखोरी छोड़ नहीं पा रहे हैं। हम अपने अंदर की इंसानियत को हमें जगाने की ज़रूरत है। इस वक्त जो मुनाफाखोर इस वक्त मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये भी बताया कि पंजाब में जो है वाफिर मकदार में डोजेज़ मौजूद हैं वैक्सीन की, और वैक्सीन के हवाले से कोई परेशानी का फ़िलहाल पंजाब में जो है कोई सामना नहीं है। तमाम सूरत हाल पंजाब की है क्या, जानेंगे मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। देखने में आया है कि मुल्क भर में वेंटिलेटर्स और ICU बेड्स की कमी है, पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस चीज़ को महसूस किया गया कि हमारे पास जो कोरोना के रिलेटेड बेड्स हैं वो कैपेसिटी कम है, लिहाजा उससे ओवरकम करने के लिए, उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए, उस एमरजेंसी को कंप्लीट करने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक्स्ट्रा बेड्स जो हैं उन पे काम किया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत जो है वो ना सिर्फ पुरज़म है बल्कि हर वो मुमकिन कदम जो आवाम की जान को और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती सतह पर उठाया जा सकता है, हम उसको ना सिर्फ टीम वर्क से बल्कि ओवरऑल एक पिछली 2 लहरों से जो हमने नुकसानात उठाए उनसे सबक सीखते हुए बेहतरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और आल दो चैलेंज बड़ा उतने बड़े चैलेंज को एक बेहतर हिकमत अमली से ही हम मीट कर सकते हैं। और कोरोना के महाज पे शिकस्त देने के लिए इस वबा को हमें हुकूमत के साथ साथ गैर हुकूमती सर्विसेज और सपोर्ट की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह इस महाज पे हम सुरखरू होंगे। फिरदौस साहिबा, हम बार बार सुन रहे हैं लॉकडाउन पे जाना पड़ सकता है, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। पंजाब में क्या NCOC की हिदायत की रोशनी में 2 मई से लॉकडाउन शुरू हो रहा है? इस लॉकडाउन में कौन कौन सी सरगर्मियाँ जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती हैं? देखिए, NCOC के मुताबिक जो है वो तो जो उन्होंने टारगेट्स दिए कि 8% से ज़ायद जिन अजला में इन्फेक्शन रेशो है वहाँ स्कूल बंद किए जाएँ, और बाकी जो भी उसके साथ जुड़े SOPs हैं वो उन्होंने वाज़िया किए और हुकूमत ने उस पर अमल दरामद किया। लेकिन इस वक्त जो है वो शाम 6 बजे से सुबह तक जो मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है, हर चीज़ को बंद किया गया है, स्वाय जो है वो हमारे पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स। इसके अलावा हर तरह की दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, ग्रॉसरी स्टोर सब बंद रखे जाएंगे, और फिलफौर इसको इन्फोर्स कर दिया गया है, और अफवाज पाकिस्तान की मदद से इन पे सख्ती से अमल दरामद जो है हुकूमत करवाने जा रही है। और इसके साथ साथ चूँकि आप समझते हैं कि जो हमारे SOPs की वायलेशन का शिकार, मास्क ना पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल ना करना और ओवरऑल गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना जो देखने को मिल रहा था, हुकूमत ने पाक फ़ौज की मदद से इन मसाइल का हल तलाश किया, और सिविल और मिलिट्री मिल के आवाम को एक बेहतर कोरोना फ्री एनवायरनमेंट फराहम करने के लिए कोशिश है। ठीक है आशिक अवान साहब, हम देखते हैं कि ईद से कबल जो आखिरी अशरा होता है उसमें बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, शॉपिंग करनी होती है लोगों ने। SOPs का अमल दरामद ईद से कबल मज़ीद सख्त करने के हवाले से पंजाब हुकूमत ने क्या फ़ैसले किए हैं? बाज़ारों में रश पर काबू पाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कितने मुतहर्रिक हैं जो गिवन टाइम्स हैं उनके अंदर? देखिए, एक तो ये फैसला हुआ कि 50% जो है वो वर्क फ्रॉम होम, और 2 बजे तक जो है वो 9 बजे से 2 बजे तक जो है दफातर में हाज़िरी रहेगी, और मास्क का इस्तेमाल हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। जिम्स के अंदर हर तरह की जो एक्टिविटी है उसको बंद किया गया है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 50% गुंजाइश पे चलाया जा रहा है,
और बैनल सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है हफ्ते में 2 दिन उसको भी बंद किया गया, हफ्ता और इतवार। तो ये सारे इकदाम वो हैं जिनको हुकूमत ये समझती है कि हर हाल में इस पे अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और जैसा कि आप समझते हैं कि ईद की आमद पे हमेशा शॉपिंग के लिए दुकानों पे रश और मॉल्स के अंदर अवाम का जमे गफीर उमड़ आता है। इस सूरत हाल पे काबू पाने के लिए हुकूमत ने टाइमिंग्स की पाबंदी करने का फैसला किया और 6 बजे तक हर हाल में ये कारोबारी ज़िंदगी जो है उसको बंद होना है। और ईद के दौरान और ईद की छुट्टियों से कबल और उसके बाद सख्त हिकमत अमली अपनाने के लिए भी गौर गौस हो रहा है। और जिसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते कोरोना की इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो किस तरफ जाती है। अगर ये हमारे काबू में ना आई, कंट्रोल में ना आई, तो अल्टीमेटली फिर हर मुमकिन सख्त कदम उठाना पड़ेगा जिसमें कंप्लीट लॉकडाउन भी शामिल है। लेकिन वो अभी हालात, सूरत हाल और सिचुएशन को देख कर ही हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक, पर साहिबा हम वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात कर लेते हैं। लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए क्या कोई अमली इकदाम शुरू किए गए हैं? और अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ लोगों का रुझान देखें तो बहुत ही कम देखने में आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं लोग। इस हवाले से अवामी शऊर पैदा करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि तकरीबन 10 लाख के ज़ायद अफराद को हम इस वक्त तक वैक्सीन लगा चुके हैं पंजाब में, और इसकी तादाद को डबल किया जा रहा है और रोज़ाना औसत 25,000 से ज़ायद अफराद को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब तक जो है वो 70,000 से ज़ायद अफराद जो हैं जो 60 साल से ज़ायद उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाई गई है। इसी तरह जो रजिस्टर्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो 2,32,299 हैं, जिनमें से 1,86,965 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। तो बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन जो वैक्सीन सेंटर पर नहीं आ सकते, घरों में जिनको लगाई गई है वो 1,600 के करीब है। मैं ये समझती हूँ कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको बढ़ाना है और इसको एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को और ज़्यादा आसान बनाना है, और दूसरा वॉक इन वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हमने पजीराई देनी है, ताकि जो लोग हिचकिचाते हैं, रजिस्टर्ड नहीं होते और वैक्सीन के उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते, अगर वो वॉक इन कोरोना वैक्सीन के लिए उन सेंटर्स पे, वैक्सीनेशन सेंटर पे पेरेंट्स दे देते हैं, तो उस हवाले से भी हुकूमत कुछ तरजीहात तय कर रही है ताकि उनको ना भेजा जाए वापस और उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। ठीक है दोस्त कवान साहबा, थोड़ा सा ऑक्सीजन पर बात कर लेते हैं। देखने में अभी आ रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो महंगे कर दिए गए हैं या फिर बिल्कुल ही गायब हो गए हैं मार्केट में से, और ख़ुद साख्ता शॉर्टेज जो है वो मुनाफाखोरों की जानिब से की जा रही है। हुकूमत इस मामले में क्या कर रही है? देखिए, बदकिस्मती से जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हमारा ज़हीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर माफिया जो है वो मुतहरक हो जाता है, और ऑक्सीजन जैसी सबसे अहम ज़रूरत को जो इंसानी जान के साथ जुड़ी है उसको भी लोगों ने माल पानी बनाने का ज़रिया बना लिया और स्टॉक करना शुरू कर दिया, और अननेसेसरी उसके अंदर जो है उन्होंने मसनूई बहरान और शॉर्टेज पैदा करने की कोशिश की है। तो हुकूमत ने इस हवाले से अपनी तरजीहात तय कर ली हैं, हमने लंगोटे कस लिए हैं, और हम ये समझते हैं कि जो जो इस अमल में मुलव्वस पाया जाएगा उसको हम आनी हाथों से निपटेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा यूटिलाइजेशन और यूजेज है ऑक्सीजन का दीगर उनमें फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में, उसको फॉर द टाइम बिंग जो है वो कर्टेल किया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई जो है हर हाल में अपने हॉस्पिटल्स तक इंश्योर करें, और कोई भी हॉस्पिटल जो है वो ऑक्सीजन शॉर्टेज का शिकार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे पास वाफर ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है, लेकिन आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए भी हम वक्त तैयार हैं, और मुझे यकीन है कि आवाम की ताकत से, मीडिया की सपोर्ट और रहनुमाई से हुकूमत जो है कोरोना के इस चैलेंज को भी ओवरकम करेगी, और जो SOPs पे अमल करके आवाम जो है वो खुद को भी बचाएंगे और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों को भी महफूज रखेंगे,
और सिर्फ एहतियात ही इस मसले का एक वाहिद हल है। और मास्क का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग के ज़रिए अपने आप को इस वबा से महफूज रखें। ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि शॉर्टेज तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की, लेकिन जो मुनाफाखोर हैं उन पे सरगर्म है और उनके ऊपर अब एक्शन बिल्कुल ले लिया गया है और इसके अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं कि जो भी इस तरह के लोग हैं जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ कराची की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आज इलेक्शन है और माहौल कैसा है वहाँ का ये भी जानेंगे। कराची के हल्का NA 249 में इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका है। PTI के उम्मीदवार अमजद आफरीदी कह लें, नून लीग के मिफ्ता इस्माइल भी हैं जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदुखेल भी हैं और PSP के मुस्तफ़ा कमाल भी मैदान में उतर चुके हैं। अब देखते हैं कि जीत से कौन हमकनार होता है, किसकी जीत मुकद्दर ठहरती है। पोलिंग का जो वक्त है वो तो शुरू हो चुका हुआ है और आपको पता ही है कि फैसल वाडा साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया था जिसके बाद से ये नशिस्त खाली हुई थी। देखना ये होगा कि कौन जीतता है। तमाम पार्टियां जो हैं वो पूरी कोशिश करती रही हैं और आखिर में कैंपेन को रोक भी दिया गया था कोरोना की वजह से। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, फयाज़ यूनुस मौजूद हैं, शहराज अहमद मौजूद हैं। फयाज़, पहले आपसे बात बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, कैसे इंतज़ामात किए गए हैं, कोरोना वायरस है, लोग कितनी तादाद में बाहर निकले हैं, क्या पोलिंग का अमल भी शुरू हो गया? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं NA 249 बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुका था। हैरत अंगेज़ तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में इतनी बड़ी तादाद में मैंने आज तक नहीं देखा कि लोग घरों से बाहर निकलें, कतारें लगाकर जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहे। यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो वोटर्स है हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँच रहे हैं। पोलिंग स्टेशन में जो है कोरोना वायरस के तहत SOP की काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। जितने भी अफराद पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं उनका शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद 5-5 करके जो है वोटर्स को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन का जो अंदर स्टाफ मौजूद है तमाम तर जो है मास्क के साथ साथ जो है ग्लव्स पहने हुए, सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस वोटर ने मास्क नहीं पहना तो उसको कहा जा रहा है कि मास्क पहनकर आप अंदर आएँ। समाजी फासलों का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि बल्दिया टाउन के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है रौनकें लौटी हुई हैं। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन के जो एतराब में जो पोलिंग बूथ के साथ जो पार्टीज़ ने अपने कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी पहुंच चुके हैं और उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर्स को सुबह ठंडे टाइम पर उनका ये कहना है कि ला सके और वोट जो है 12 बजे से पहले कास्ट करा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी वोटर्स आ रहे हैं उनकी ये तरजीह है और उनका यही कहना है कि अभी मौसम कुछ बेहतर है, इसीलिए कोशिश की जा रही है जल्द अज जल्द वोट कास्ट कर सके। सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम हैं क्योंकि बल्दिया टाउन में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों कशीदगी रही जिसकी वजह से 209 पोलिंग स्टेशन को इस्तेहाई हसास करार दिया गया है, जहाँ पर पुलिस और रेंजर्स के 10 से ज़ायद जवानों को तैनात किया गया है। और जो बहुत ज़्यादा हसास हैं वहाँ CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं उनको चेक करने के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। जी सही, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फयाज यूनुस, हम लोग रुख करेंगे शहराज अहमद का। शहराज अहमद, आप बताइएगा इस वक्त आप किस हलके में मौजूद हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं? मर्द हजरात ज़्यादा आ रहे हैं वोट कास्ट करने या फिर ख़वातीन ज़्यादा आ रही हैं? किसकी रेशो ज़्यादा देख रहे हैं? टर्न आउट ओवरऑल कैसा है? जमातें हैं जिनका आपस में जी बिल्कुल, NA 249 में इलेक्शन का जो दंगल है वो सज चुका है और सुबह से ही अफरा तफरी का जो माहौल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का जो आगाज़ है वो कर दिया गया था। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमला मौजूद था जो मुकम्मल चेकिंग के बाद SOPs पर अमल दरामद करने के बाद अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गया और पोलिंग बूथ पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के हवाले से इकदाम भी किए गए हैं। साथ ही साथ वोटर्स को भी ये पाबंद किया जा रहा है कि वो SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, मास्क लगाएँ और मास्क लगाने के बाद ही उन्हें अंदर अलाउ किया जाता है। ओवरऑल हल्के की सिचुएशन के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त हल्के में 3,39,000 वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 2 लाख वोटर्स की तादाद जो वो मर्द हजरात हैं जबकि 1.5 लाख के करीब खवातीन वोटर्स हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि वोटिंग के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं, जिसमें मर्दों की बड़ी तादाद हमें नज़र आ रही है, खवातीन की तादाद अब तक हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर कम नज़र आई। इस वक्त हम सईदाबाद के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो हम देख रहे हैं बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, अपने हक दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को मुंतखब कराने के हवाले से कोशा नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ
सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम सईदाबाद में किए गए हैं। ओवरऑल हल्के के हवाले से बात की जाए तो 2500 से ज़ायद पुलिस के एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 1000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार भी तैनात हैं। मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा है कि पुलिस और रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो गश्त भी कर रहे हैं ताकि अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो हल्के में बरकरार रखी जा सके और साथ ही साथ जो वोटिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से चलता रहे। इसके अलावा कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो 3 पार्टियां इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतारिक नज़र आ रही हैं और लोगों की जो सपोर्ट है उनको जारी है, जिसमें मिफ्ता इस्माइल पीपल्स पार्टी PMLN और PTI के जो कैंडिडेट हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। साथ ही साथ PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उधर भी लोगों की जो तवज्जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। उम्मीद की जा रही है कि पुरअमन तरीके से इस इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया जाए और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो सिलसिला है वो जारी है। जी बिल्कुल ठीक है, इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, खासा रश देखा जा रहा है। शराज बहुत शुक्रिया आपका, फयाज आपका ही बहुत शुक्रिया, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो बरकरार रहेगी। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी खासी कैंपेन की हुई है इस हल्के में। और अगर हम बात करें फैसल लाडा साहब की, शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कम फर्क था फैसल लाडा साहब के साथ 2018 के इलेक्शन और इस वक्त भी हमजा पार्टियां सारी सरगर्म हैं और अपने अपने तरीके से उन्होंने कैंपेन भी बड़ी अच्छी चलाई है। सबके दावे भी बहुत हैं कि हम अवाम के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सबसे बड़ा दावा पानी का, बिल्कुल पानी का दावा, क्योंकि पानी का मसला ही सबसे ज्यादा है और सब यही कह रहे हैं कि हम आपकी दहलीज पर आपको पानी फराहम करेंगे, साफ पीने का पानी फराहम करेंगे। तो ये देखते हैं कि जीत किसका मुकद्दर ठहरती है और फिर क्या वो वादे पूरे हो पाते हैं। आज के इलेक्शन के बाद कल का जो दिन होगा, सड़क पे हमें कोई उम्मीदवार नजर भी आएगा कि नहीं आएगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे कि कोरोना किस तरीके से फैल रहा है और उसकी शिद्दत में कितनी तेज़ी आ रही है। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन कितनी ज़रूरी है और क्या लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, इसके आपकी बॉडी पर असरात क्या होते हैं, वैक्सीनेशन का अमल है क्या, जारी है, कितनी उसमें मज़ीद उसमें गुंजाइश पैदा कर दी गई है। तो NCOC के सरबराह असद उमर ने यह भी बताया कि पहली बार 1 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन जो है वो की गई। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अब तक 21 लाख अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है। ये एक जो है वो सवाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जी कि फलां शख्स ने तो वैक्सीन लगवा ली थी फिर भी वो कोरोना में मुब्तला हो गया। फिर जब हम इस चीज़ को देखते हैं ये सवालात उठते हैं कि फिर वैक्सीन लगवाने की अव्वल तो ज़रूरत ही क्या है कि अगर लोगों में फिर भी जो है वो वायरस का शिकार हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये लगता है कि शायद ये वैक्सीन जो है ठीक है ही नहीं, इसलिए शायद दोबारा से जो है वो कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाते हैं। अब इसके अंदर चंद टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि कुछ लोगों ने अभी पहली डोज लगाई होती है। ऐसी वैक्सीन मौजूद हैं कि जिनकी 2 डोजेस लगती हैं। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर पहले वही वैक्सीन जो है साइनोफार्म की लग रही थी। पहली डोज के बाद आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, पहले तो हमने ये बात समझनी है। दूसरा, दूसरी डोज के बाद भी अगर आप अपने किसी प्यारे को जब दूसरी डोज लगवाने के लिए जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे होते हैं। तो तब तक भी आप खतरे में हैं। आपको तब तक भी ये आप नहीं कह सकते कि आपको 1 डोज लग चुकी है, दूसरी डोज भी लग चुकी है, एंटीबॉडीज बनने से पहले तक आप सेफ हैं या नहीं है। एंटीबॉडीज बनने के बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या आप कितने महफूज हैं। अगर आपके एंटीबॉडीज बन गए हैं और अगर आपके एंटीबॉडीज आपके वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं बन रहे तो उसकी क्या वजूहत है, क्योंकि हमें बार बार यही बताया जा रहा है कि वैक्सीन हर बॉडी पे बॉडी टू बॉडी वेरी करती है कि वो किस तरीके से असरअंदाज होगी। फिर उसके बाद जो है वेरिएंट डिफरेंट हैं, वो हर जो लहर है उसी के ऊपर उसी तरह से असरअंदाज हो रही है। यही एक मामला है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या कि जब सवालात जन्म ले रहे हैं तो फिर हमें ऐसे में करना क्या चाहिए। क्या हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम उसकी तरफ चले जाएं, वैक्सीन को छोड़ के लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब और इसी अहम मामले पर NHS बरतानिया से भी डॉक्टर ताबिंदा दुग्गल हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी बात करेंगे। पहले डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैक्सीन लगवाने के बाद भी ये शिकायत आ रही है, लोग कर रहे हैं कि लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। देखें, दुनिया में अभी तक कोई भी 100% मुवस्सर वैक्सीन निजात नहीं हुई जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट हो।
जहाँ तक 75% से लेकर 90% तक इनकी इफ़ेक्टिविटी है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ ऑलरेडी वायरस उसकी बॉडी में एंटर हो चुकी होती है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हुआ था जी। और उसकी अभी अलामात नहीं ज़ाहिर होती तो वो वैक्सीन लगा लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो गया, हालांकि कोई भी वैक्सीन कोरोना नहीं करती। दूसरी, वैक्सीन एकदम लगाने के बाद प्रोटेक्शन नहीं शुरू करती, वो कोई 3 से 4 हफ्ते बाद शुरू होती है प्रोटेक्शन, और वो हो सकता है 50% प्रोटेक्शन हो। जब आप दूसरी डोज लगाते हैं तो वो 70-80% तक प्रोटेक्शन चली जाती है, और ये प्रोटेक्शन कुछ अरसा रहती है और उसके बाद ये कम होनी शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपको बूस्टर लगानी पड़ेगी। कोरोना एक ऐसी बीमारी है क्योंकि इसकी म्यूटेशंस भी आ रही हैं, इसकी साख्त भी बदल रही है, इसमें वेरिएशंस भी आ रही हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ना करे कि फ्यूचर में वैक्सीन्स हमें नई वाली ईजाद करनी पड़े जो नई वायरस की साख्त है उसके अगेंस्ट इफेक्टिव हों। इस वक्त जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है आप ज़रूर लगवाएं, पहली अपॉर्चुनिटी पे लगवाएं, और अगर वो 2 डोज़ की है 2 डोज़ लगाएं, अगर 1 डोज़ की है तो 1 डोज़ लगाएं। और कोशिश ये करें कि वैक्सीन लगाने के पहले भी और बाद में भी मास्क और हाथों की हाइजीन और सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग यानी कि क्राउड में ना जाए, ये आपको जारी रखना पड़ेगा। और क्योंकि इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई वैक्सीन भी 100% मुवस्सर नहीं। अलबत्ता अगर आपको फिर भी जैसे हमने कैंसाइनो का ट्रायल किया जो एक बहुत बड़ा ट्रायल था 18,000 लोगों का पाकिस्तान में, उसमें ये देखा गया कि कैंसाइनो की वैक्सीन ने 75% लोगों को प्रोटेक्ट किया इस वायरस से कि ये लग ही नहीं सकी, लेकिन 100% को प्रोटेक्ट किया सीरियस बीमारी से कि उनकी जान को नहीं खतरा हुआ। जिनको ये वैक्सीन लगी उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ा, उन्हें ऑक्सीजन पे नहीं जाना पड़ा, उन्हें आईसीयू में नहीं जाना पड़ा। तो वैक्सीन का जो असल मकसद है वो है ही यही कि आपको अगर वायरस लग जाए तो आपकी जान को ख़तरा ना हो। तो इसलिए वैक्सीन लगाना इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। जो भी वैक्सीन आपको पहली फुर्सत में मुहैया होती है वो लगवाएं और उसका कोर्स पूरा करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एहतियात का दामन हाथों से छोड़ दें। डॉक्टर साहब, ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गई कि हमें कोरोना वैक्सीन लगवाने से उसके बाद लगवाने के बाद हमें कोरोना नहीं हुआ है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हमें ये कैसे मालूम होगा कि वैक्सीन ने हम पर असर कर लिया है या नहीं किया, हम महफूज हैं अब या नहीं, हमें उसका कैसे पता चलेगा? देखें, आम तौर पे जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो हम आपको यही कहते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन के जो आपके मास्क, हैंड हाइजीन और जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग है कि क्राउड्स को अवॉइड करना, ये जारी और सारी रखें, क्योंकि वैक्सीन ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करती है कि आपकी लाइफ को डेंजर नहीं होने देती। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी मुवस्सर है और है भी कि नहीं, तो उसके लिए आपको किसी भी लेबॉर्ट्री अच्छी से एंटीबॉडीज़ करानी पड़ेंगी, और वो एंटीबॉडीज़ होती हैं स्पाइक एंटीबॉडीज़, क्योंकि वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट नहीं काम करती, ये अगेंस्ट काम करती है उन जो कांटे इसके ऊपर उगे होते हैं वायरस के ऊपर, और उन कांटों से ये बॉडी में जब सांस के ज़रिए वायरस जाती है तो अटैच होती है आपकी बॉडी में, तो ये उसकी अटैचमेंट रोकती है। तो इसलिए आपको एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ करनी पड़ती हैं जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं वायरस को, आपके जिस्म में दाखिल होने से रोकती हैं। तो वो कोई भी अच्छी लेबॉर्ट्री शुरू में IgM, बाद में IgA, और 1 महीने बाद बेस्ट होता है कि आप IgG का लेवल चेक करा लें, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़। वैसे IgG का नहीं, जो वायरस की हैं, जो बीमारी के बाद होती हैं, वो फ़र्क एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो प्रोटेक्टिव नहीं होती। जो वैक्सीन के बाद बनती हैं वो प्रोटेक्टिव होती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं वायरस को, और वो एंटी स्पाइक। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बता दिया कि अगर जो है आपने वैक्सीन लगवाई है और आप जानना चाहते हैं तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा दें। हमने टेस्ट करवाया, टेस्ट के बाद हमें ये मालूम हुआ कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? UAE को तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि हम तीसरी डोज लगा देंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या किसी और कंपनी की दोबारा से वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? देखें, अगर तो ये ट्रायल में है, जैसे हम आजकल ट्रायल कर रहे हैं ZF 2001 का, या बाकी भी काफ़ी वैक्सीन का कर रहे हैं, उसमें तो जाहिर है आधों को प्लेसिबो लगता है, आधों को एक्टिव वैक्सीन लगती है। तो हो सकता है आपको प्लेसिबो लग गया हो अगर ये सूरत हाल है, लेकिन इन ट्रायल्स में अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको प्लेसिबो भी लग गया है तो जब अनब्लाइंडिंग होगी, जैसे ये ट्रायल कंक्लूजन को जाएगा,
आपको एक्टिव वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी। अगर आपने गवर्नमेंट की या कमर्शियली कहीं से वैक्सीन लगाई है और फिर भी आपके नहीं एंटीबॉडीज़ बने, तो आपको डेफिनेटली, अगर तो ये सिंगल डोज थी जैसे कैंसाइनो है या जॉनसन एंड जॉनसन की है, तो आपको एक और डोज लगा लेनी चाहिए। अगर ये 2 डोज थी और आप दोनों डोजें लगा बैठे, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी और साख्त की, यानी कि वायरस बेस्ड वैक्सीन थी या सब यूनिट वैक्सीन थी या मैसेंजर आरएनए वैक्सीन थी, कई 5-6 किस्म की वैक्सीन है, आप किसी और एग्जाम की वैक्सीन लगवा लें, तो और फिर वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय 1-2 डोजेज़ के बाद तीसरी या चौथी डोज उसी वैक्सीन की बार लगाने के। डॉक्टर साहब, क्या वैक्सीन लगवा ली हमने, एंटीबॉडीज़ बन गए, उसके बाद भी SOPs पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है? हमें मास्क लगाने की, सैनिटाइज करने की उतनी ही ज़रूरत है? देखिए, वैक्सीन का हरगिज़ ये अभी वैक्सीन कोई भी 100% करामत नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको SOPs, मास्क के और हाथों के सफाई, और तीसरा पुरहजूम जगहों को अवॉइड करना, ये जारी और सारी रखना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि कोई वैक्सीन भी 100% इफेक्टिव नहीं है और ओवर द टाइम वैक्सीन की एफिकेसी फॉल होती है। वैक्सीन कोई मैजिक पिल नहीं है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बेहतर ये है कि हम वैक्सीन लगाएं और सीरियस बीमारी से बचें, अपनी ज़िंदगी बचाएं, लेकिन बीमारी से ऑल टुगेदर बचने के लिए हमें SOPs पे अमल दरामद करते रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ठीक है, अभी तक जो कन्फ्यूजन थी हमारी, उसमें रहनुमाई फरमाई और जो सवालात थे उनमें जो खदशात थे उनको दूर किया। दूसरा एक मसला ये है कि वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाता? पाकिस्तान में क्या कोई केस सामने आया? देखिए, हमने 18,000 मरीज़ों का एक ट्रायल किया, अभी बाकी ट्रायल्स भी कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो हम 3,000 लोगों का वॉलंटियर्स का कर रहे हैं ZF-2001, इन तमाम वैक्सीन्स में कोई ऐसा सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। किसी एक भी इंसान को 20-25 हज़ार लोगों में से हॉस्पिटल नहीं दाखिल करना पड़ा, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी को सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन नहीं हुआ, एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुआ, और इसलिए 5% को हल्का सा बुखार हुआ तकरीबन 12 से 24 घंटे बाद वैक्सीन लगाने के, और वो भी कुछ चंद घंटे रहा या एक दिन रहा। इससे ज़्यादा कोई भी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये कोई वैक्सीन नई चीज़ नहीं है, ये 1700 सदी यानी कि 400 साल पहले से वैक्सीन ने किला कुमा किया इसका स्मॉल पॉक्स का, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि पोलियो की वैक्सीन भी पोलियो को ख़त्म करे हमारे मुल्क से जी। तो वैक्सीन कोई ये नई चीज़ नहीं है, सिर्फ कोरोना नया है, और इस वायरस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा तकरीबन 250 वैक्सीन डेवलप हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 6 अक़साम की वैक्सीन अवेलेबल हैं, और मैं समझता हूँ कि हमें इसमें हेजिटेंसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त, इसको फ़ौरन लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक तो सेफ़ हैं, दूसरा ये इफ़ेक्टिव हैं, और क्योंकि ये बीमारी बहुत डेंजरस है, क्योंकि बीमारी की शरह अमवात भी बढ़ रही हैं और बीमारी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो इसलिए इसके लॉन्ग टर्म कोई किसी भी वैक्सीन, किसी किस्म की भी कोरोना की वैक्सीन के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट दुनिया में करोड़ों लोगों ने, मुल्कों ने, आधे से ज़्यादा मुल्कों ने लगवा लिया है, उनमें भी कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। 2 वैक्सीन ऐसी हुई जो पाकिस्तान में अभी आई नहीं है, एक एस्ट्राजेनेका की और दूसरी जॉनसन एंड जॉनसन की, जिसने एक चीज़ की कि उसने इम्यून यानी कि आपके इम्यून सिस्टम की वजह से उन 2 वैक्सीन में ऐसा हुआ कि आपके प्लेटलेट्स कम हुए बॉडी में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ और थ्रोम्बोसिस हुआ साथ, तो इसीलिए उसको कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये हुआ। लेकिन उन दोनों को पॉज कर दिया गया, और इसी तरह एक और वैक्सीन ईजाद हुई जिसने आपका एड्स का टेस्ट पॉजिटिव करना शुरू कर दिया। उसका ये मतलब नहीं था कि आपको एड्स हो गई। जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई हैं, ये इनसे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, करोड़ों लोगों को लग चुकी हैं, चाइनीज़ आर्मी को लग चुकी हैं, इसलिए इससे बेफिक्र होकर आप ये वैक्सीन फौरी तौर पर पहली फुर्सत में लगाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। जो तमाम कन्फ्यूजन्स पाकिस्तानियों के अजहान में हैं, जो दिमागों में सवाल उठ रहे थे, उनको आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया, और हम ये समझ पाए हैं कि वैक्सीन लगवाने के अलावा कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। और जो वैक्सीन लग रही है, जो भी आपके जहन में सवालात हैं, या कोई शख्स आपको ये कहता है कि इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। जो माहिरीन है वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीन आपने लगवानी है, और उसके बाद भी हमने एहतियात करनी है। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीन लग रही है, लाजमी जाएँ, जाके
वैक्सीन लगवाएं और 40 साल से जो जायद हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही, और वैक्सीनेशन सेफ है। अगर लोगों के जहनों में ये सवाल थे कि उसके बाद हम कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया भी है कि आप उससे पहले ही कोरोना में मुब्तला हो चुके होंगे, तब आपको वैक्सीनेशन लगी। जो केसेस आए वो इस वजह से आए हैं। बिल्कुल ऐसे चंद जो केसेस आए हैं वो इसी वजह से सामने आए हैं। जैसे वज़ीर आज़म का केस भी हमारे सामने आया था। हम अब थोड़ा सा मजीद भी डॉक्टर्स की राय लेते हैं। बरतानिया से हमारे साथ डॉक्टर ताबिंदा दुगल मौजूद हैं, उनसे राय ले लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप वक्त दे रही हैं। बताइएगा क्या बरतानिया में वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों में कोरोना वायरस की तशखीस हो रही है, जैसा कि पाकिस्तान में चंद एक केसेस सामने आए, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजूहात क्या सामने आई हैं अब तक? पूछा है कि वैक्सीनेशन के बावजूद बरतानिया में लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। इस सवाल को दो तरीके से मैं जवाब दे सकती हूँ। एक तो वो लोग हैं जिनको कि वैक्सीन लग चुकी है और उनको कोरोना वायरस उसके बावजूद हो गया, और दूसरे वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी और उनको कोरोना वायरस हो गया। तो जो लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीन में से कोई भी 100% आपको बचाती नहीं है कोरोना वायरस के हमले से। और जो बेहतरीन वैक्सीन है जैसे कि फाइज़र की है जो इस मुल्क में दस्तयाब है, और मॉडर्ना जो इस मुल्क में दस्तयाब नहीं है, उनकी हिफाजत भी तकरीबन 95% के करीब है। यानी कि 5% फिर भी इम्कान है कि ये बीमारी लाहक हो जाए। इसीलिए बार बार यही कहा जाता है कि वैक्सीन होने के बावजूद आपको वही एहतियाती तदाबीर करनी, यानी कि मास्क और फासला रखना है और हाथ वगैरह धोने का। और अब ये हाल ही में ये भी मालूम हुआ है कि ये वायरस जो पहले समझा जाता था कि छूने से लगता है या किसी के करीब बैठने से लगता है, अब भी इसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये एयरबोर्न है, यानी कि ये हवा में मुअल्लक है इसके वायरसेस। तो अगर एक कमरा है जिसके अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये वायरस किसी न किसी को होगा और हवा में मुअल्लक होगा उसी तरीके से, और सांस के ज़रिए से अंदर जा सकता है। लिहाजा इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से मास्क लेना चाहिए और उसी तरीके से हाथों को धोने वगैरह का एहतमाम करना चाहिए। अब रह गए वो लोग कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, जो तमाम बड़ी उम्र के लोग थे, यानी कि अब बरतानिया में वैक्सीन जो है वो 40 से ऊपर के लोगों को लगने लगी है, मगर उससे पहले उम्र रसीदा लोगों को लगना शुरू हुई थी, जो कि 90 और 80 की दिहाई में और 70 की दिहाई में लोग थे। उनका आना अस्पताल में यकीनन बंद हो गया है। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको जो कि इतने ज़ईफ़ थे और इतने नहीफ थे कि उनको ये बीमारी हुई और उसके बाद उनको जो है वो ताब न लाते हुए इस बीमारी के चल भी बसे। मगर ये 95% तक बचाती है और ये एक बहुत अच्छा चांस है हम सब के लिए कि हम वैक्सीन लगवाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। बाकी वैक्सीन जो हैं उनके मुख्तलिफ रेट्स दिए जा रहे हैं, जैसे एस्ट्राजेनेका का तकरीबन 76% है और बाकी जो चाइनीज़ वैक्सीन वगैरह है उनका मुख्तलिफ है। ठीक है। अभी हम डॉक्टर जावेद अकरम साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आपको वैक्सीन लाजमी लगानी चाहिए। आप NHS बरतानिया में जो NHS से मुंसलिक हैं, बरतानिया में आप मौजूद हैं, आप पाकिस्तानी जो ये सवाल कर रहे हैं क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, क्या इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा है या नहीं है, उनको क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, देखिए ये सवाल तो लोग करेंगे कि अगर वैक्सीन लगवाने के बावजूद कोरोना वायरस होने का एहतमाल है तो वैक्सीन क्यों लगवाई जाए, क्योंकि एक ख़ास हिस्सा पब्लिक का जो है वो मुस्तकिल वैक्सीन की मुखालफत करता है और कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। मगर मेरा ख्याल है कि ये मुखालफत बराए मुखालफत होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो वैक्सीन्स बहुत सी वैक्सीन्स 2 वैक्सीन जो हैं वो 95% तक बचाव करती हैं, एक वैक्सीन जो है वो 76% तक बचाव करती है। कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो जैसे रशियन स्पुतनिक वैक्सीन है वो 92% तक करती है, और जो चाइनीज़ वैक्सीन्स हैं वो 60 से लेकर 70% तक, और जॉनसन एंड जॉनसन की जो है वो भी 70% तक करती है। तो इनमें एक बहुत अच्छा इनकी जो है वो काबिलियत है इस मर्ज़ से बचाने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको ये ज़ाहिर या खफी तौर पर जिसको वैक्सीन लग चुकी है और उसको ये मर्ज़ हो जाए, अगर ज़ाहिर भी हो या वो जिसको कहते हैं कि कैरियर स्टेट में हो या उनको ज़ाहिर ना हो अलामात, तो उनका ये
एहतमाल किसी और को ये मर्ज पास ऑन करने का वैक्सीन लगने के बाद कम हो जाता है। तो आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं या कमज़ोर लोग हैं या जिन लोगों को कोई बीमारी है जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, उनके बचाव के लिए ही जो वैक्सीन है आप लगवाएं ताकि उनको बीमारी से आप बचा सके। अगर आपको बीमारी लगे तो वो आप आगे उनको पास ऑन ना करें अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से लोग अगर इसको देखेंगे तो रज़ाकाराना तौर पर इसको एक अच्छे जज्बे के साथ लगवाएंगे कि ना सिर्फ वो अपने आप को कुछ हद तक महफूज कर रहे हैं इस बीमारी से, बल्कि दूसरों को भी बचाएंगे इस बीमारी के पास होने से। तो जो कुछ स्टैटिस्टिक्स आई हैं दोनों डोजेज लगने के बाद, वो ये है कि तकरीबन 92% तक इसकी ट्रांसमिशन यानी कि इसका एक से दूसरे को लग जाना जो है वो कम हो, उसमें कमी हो जाती है वैक्सीन लगने के बाद। यानी कि एक शख्स को अगर वैक्सीन लगने के बावजूद ये बीमारी हो गई है तो वो आगे किसी और को पास ऑन नहीं करेगा, ट्रांसमिट नहीं करेगा। 92% तक इसमें कमी हो जाती है। और एक डोज लगने के बाद यानी कि अक्सर जो वैक्सीन हैं उनकी 2 डोजेज हैं, एक डोज लगने के बाद 50 से 60% तक इसमें कमी हो जाती है। तो बहुत सी खूबियां हैं इसको लगवाने में और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लगवाने में। बिल्कुल ऐसे हमने वैक्सीन लगवा ली, एक कंपनी की हमने वैक्सीन लगवा ली, उसकी मतलूबा डोजेज हम लगवा चुके हैं, फिर भी एंटीबॉडीज नहीं बन रहे। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? क्या किसी अदर कंपनी की डोज लगवा लेनी चाहिए, वैक्सीनेट हो जाना चाहिए किसी अदर कंपनी की वैक्सीनेशन से? बहुत अहम सवाल आपने किया क्योंकि बहुत से लोग आजकल एंटीबॉडीज़ की पैमाइश के लिए लेबॉर्ट्री से रुजू कर रहे हैं टीके लगवाने के बाद या बीमार होने के बाद। असल में मेरी इसके बारे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग राय है और वो ये है कि इनको करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ टीका लगने के बाद बनती हैं उनकी पैमाइश होनी बहुत मुश्किल है आम लेबॉर्ट्री के अंदर, और जो बीमारी के बाद होती हैं वो और मुख्तलिफ किस्म की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो 2 तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ और बाइंडिंग एंटीबॉडीज़। टीका लगने के बाद न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं जो मेजर होती हैं और उनको मेरे ख्याल के अंदर आम लेबॉर्ट्री में उनको पैमाइश की सहूलत मौजूद नहीं है। वो सिर्फ ख़ास लेबॉर्ट्रीज जिनके अंदर जो बड़ी अस्पतालों के अंदर जिनके अंदर एक्सपेरिमेंट्स या बड़े किस्म के ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें मेजरमेंट्स उनकी होती हैं और उनको करने की मेजर ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है उसका रिजल्ट तो उससे आपको ये भी मालूम नहीं है कि इसका लेवल कितना है, 10 है, 20 है, 40 है। और क्योंकि हमें खुद भी ये मालूम नहीं है कि किस लेवल पे जाकर ये एंटीबॉडीज मुअस्सर हैं, लिहाजा उनकी पैमाइश की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ रहा है रिजल्ट तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है आजकल के। डॉक्टर ताबिल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। ज़रूरत इस वक्त सिर्फ एक चीज़ की है, वो ये है कि वैक्सीन लाजमी लगवाएं, और दूसरी चीज़ ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी SOPs का आपने ख्याल करना है। हमारे पास और कोई हल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वैक्सीन लाजमी लगवानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं हमजा, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सूबा बलूचिस्तान की तकदीर बदलने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान में शाहराहों की तामीर के मनसूबों का संगे बुनियाद गुज़श्ता रोज़ रखा है और वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता रोज़ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँचे थे। जी हाँ, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी थी। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि माइंड सेट ही नहीं था कि बलूचिस्तान को तरक्की देनी है। हमने बलूचिस्तान में मनसूबों का आगाज़ किया। बलूचिस्तान में जो तरक्याती मनसूबे हैं शुरू करने पर खुशी है कि हमने एक कदम जो है वो बलूचिस्तान की तरक्की की जानिब जो हमने बढ़ा दिया है। बिल्कुल ऐसी है। वज़ीर-ए-आज़म ये भी कह रहे थे कि मुल्क में एक तबका जो है वो अमीर हो गया और हमारे हुक्मरानों ने लंदन के अमीर तरीन इलाकों में जायदादें बनाई हैं और उनके लंदन में उन इलाकों में महल्लात हैं जहाँ बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म तो जायदाद खरीदने का सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। साथ ही साथ ये भी कहा कि बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और माली जो माहीगीर हैं उनके लिए भी आसान एक साथ पर कर्जे दिए जाने का ऐलान भी कर दिया गया है। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था, कितना अहम था, क्या ऐलानात किए गए, बलूचिस्तान क्या इस बारे में सोच रहेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बलूचिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है ये भी बताइएगा। जिन मंसूबों का संगे बुनियाद रखा गया है
आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक खुशकुन ऐलान किया है कि इस साल के अवाखिर तक इस पे काम का आगाज़ होगा। और ये जो न्यूज़ है बलूचिस्तान के लोगों में जो है ना, उनके ये बिल्कुल स्प्रेड हो गई है और एक बहुत बड़ा खुशी का समा है कि ये मुतालबा बलूचिस्तान के आवाम का पूरा हुआ। इसके अलावा 3300 किलोमीटर NHA जो है वो मनसूबाबंदी कर रही है नए रोड्स कनेक्टिविटी के बलूचिस्तान में। और 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन हैं जो पहले ही हम टेकअप कर चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ। और फेडरल PSDP में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उस पर भी खान साहब ने कहा कि उसमें भी इजाफा किया जाएगा। सुई गैस, जहाँ से गैस जो है सबसे पहले 52 में निकली थी, और गैस जो है जो नेचुरल गैस है सुई गैस के नाम से इसी शहर एरिया की वजह से जाना जाता है। और वहाँ पे जो है गैस में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी ऑलमोस्ट 5-6 अशरों के बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि सुई को गैस फराम की जाएगी और 30-40 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए जाएंगे। और आर्टिकल 172 सबसेक्शन 3 के तहत अब ये राइट है किसी सूबे का कि जहाँ पे नेचुरल गैस या जो वसाइल पैदा होते हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट और मुतल्लिका सूबे के जो राइट्स हैं वो इक्विटेबल बेसिस पे बराबरी की बुनियाद पे तकसीम होंगे। तो इसको भी इन्वोक किया। एक और बड़ा इशू बॉर्डर स्मगलिंग की बंदिश के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो बलूचिस्तान की हद तक उनको रोज़गार की फराहमी और उन्हीं लोगों को समहाउ उनके इस बॉर्डर ट्रेड के रोज़गार को मैनेज करने के हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो इस इशू को भी टेकअप करेंगे। बलूचिस्तान में डैम्स ऑलरेडी हमने इनिशिएटिव लिए हैं कुछ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आज जिन पे डिस्कशन हुआ। और इसके अलावा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे हुए थे उन्होंने मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इशूज़ वो भी रेज़ किए। और बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं कि उन पे अमल दरामद होने के बाद बलूचिस्तान की यकीनन तकदीर बदल जाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद फेडरल गवर्नमेंट में जो बलूचिस्तान के नौजवानों का 6% जॉब कोटा है उस पर अमल दरामद, प्लस फेडरल सेक्रेटरीज को ये डायरेक्शन देना कि मंथली बेसिस पर बलूचिस्तान जाके बलूचिस्तान के आवाम के इश्यूज़ को सुनना, उनको एड्रेस करना, रीड्रेस करना, और बलूचिस्तान को तमाम प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी देना। और फेडरल PSDP में नेक्स्ट में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसमें भी इजाफा। तो ये बहुत बड़े इकदाम हैं। उसके अलावा हमारे कोयटा सरियाब रोड में फेडरल गवर्नमेंट की एक अराजी है 57 एकड़ की। एक देरियाना मुतालबा है कोयटा के आवाम का, सरियाब के आवाम का, कि इस पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, स्टेडियम और पार्क जो है रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ के लिए एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश की जाए। फेडरल गवर्नमेंट जो है ये ज़मीन जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को देने पे आमादा नहीं थे, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस इजलास में प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के रिक्वेस्ट पे उन्होंने बाकायदा इसका इजाज़त दे दिया है कि अब इस पे आप काम का आगाज करें। तो ये भी शहवानी साहब ठीक हो गया, शहवानी हो गया। बलूचिस्तान में शाहराहों का संगे बुनियाद तो रखा गया, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से हुकूमत क्या कर रही है? जैसा कि हम कहते हैं कि सेहत का शोबा ले लें, तालीम का शोबा ले लें, इस पर क्या काम हो रहा है? तालीम या सेहत के हवाले से आपने सवाल पूछा। 8 टीचिंग हॉस्पिटल्स पहली दफ़ा हम अपग्रेड कर रहे हैं बलूचिस्तान में, 9 PSR लैब्स बना रहे हैं। बलूचिस्तान की तारीख का पहला कैंसर हॉस्पिटल जिसपे तेज़ी से काम का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता हफ्ते नया जो है इसी कैंसर हॉस्पिटल में पीड्स ऑन्कोलॉजी के लिए, यानी वो बच्चे जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके इलाज के लिए कोयटा में एक फैसिलिटी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक मॉडर्न कार्डिक हॉस्पिटल जो है उस पर 70% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक या अगले साल के अवाइल तक ये काम मुकम्मल होगा। सिविल हॉस्पिटल में जो पीड्स कार्डिक के पेशेंट्स हैं उनके लिए अलहदा एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश हमने कर लिया है। और कोविड में जो हमने इक़दाम किए हैं उसका तो मैं क्या जिक्र करूं, आप सब जानते हैं। और अभी जो है रिसेंटली सिर्फ 1200 के करीब डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, पैरामेडिक स्टाफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट और एडॉक बेसिस पे हमने ये अपॉइंट कर लिए, और मजीद अपॉइंटमेंट का सिलसिला जारी है। और कितने बड़े रोजगार फराम हो रहे हैं। 2018 में केश तुरबत में DHQ हॉस्पिटल में MRI मशीन इस्टेब्लिश तो किया गया, लेकिन वहाँ पे टेक्नीशियन मौजूद नहीं थे, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद नहीं था जो उसको ऑपरेट कर सके। अब जाके हमने उसको पिछले हफ्ते जो है ऑपरेशनल कर दिया, और नेक्स्ट बजट में
जो जालावान मेडिकल कॉलेज है और ठीक है। लोरलाई मेडिकल कॉलेज, उनके लिए CT स्कैन और MRI की फैसिलिटी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सही। इसके अलावा मुतअद्दिद हेल्थ रिफॉर्म्स किए हैं। वो डॉक्टर जो अपने फ़राइज़ मनसबी से गाफिल रहे, कोई 200 के करीब ऐसे डॉक्टर्स को हमने टर्मिनेट भी किया है। और जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स मनमानी करते थे, अब अच्छा। उनको भी हम रेगुलेट कर रहे हैं। और जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर्स का, वो अब दवाइयों का नुस्खा होगा, कोई सीक्रेट कोड नहीं होगा जिसे मुतल्लिका उनके जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे उनकी ठीक है। किकबैक और कमीशन के मेडिसिन पड़े हैं, सिर्फ वही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। इस पैटर्न को हम ख़त्म कर रहे हैं। और एजुकेशन में आपने सवाल किया, 14,979 हमारे टोटल जो तालीमी इदारे हैं, 12,278 उसमें प्राइमरी स्कूल्स हैं। प्राइमरी स्कूल्स में पहली दफ़ा जो ख़ुसूसन जो बच्चियों की स्कूल हैं, बच्चियों ठीक को है। इनकरेज करने के लिए, उनके इनरोलमेंट में इजाफा करने के लिए 500 रुपीज़ स्कॉलरशिप अभी हमने इनिशिएटिव लिया मंथली, इसको आगे बढ़ाएंगे। मिडल की तरफ भी सेक्शन में ले जाएंगे। तमाम गर्ल्स कॉलेजेस में, बलूचिस्तान के तमाम गर्ल्स कॉलेजेस में हमने बसेस जो है उनको फराम कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, बसें Most फराम कर of दी the गई। girls- शवानी साहब, बलूचिस्तान के मगरबी रूट की बात करते हैं, इसकी डेवलपमेंट से सूबे में कितने सनती जोन बनेंगे और जिन शाहराहों का संग बुनियाद रखा गया है उनका CPEC के सनती जोन्स को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए यार, एक संग बुनियाद बलूचिस्तान में जो है तरक्की के लिए संग मील साबित होगा, क्योंकि बलूचिस्तान में काम नहीं हुआ। वेस्टर्न कॉरिडोर पे पहली दफ़ा काम शुरू हुआ है। वेस्टर्न कॉरिडोर को पहली दफ़ा कंसीड किया गया है। वेस्टर्न कॉरिडोर की टर्मिनोलॉजी को पहली दफ़ा प्रमोट किया जा रहा है। और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी कनेक्टिविटी है उसका फ़ायदा डायरेक्ट बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को होगा। और ये डायरेक्ट जाके कनेक्ट होंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, गवादर पोर्ट के साथ, और फिर जो है पाक अफगान बॉर्डर, और आगे जाके सेंट्रल एशिया के साथ ये कनेक्ट है। होंगे। पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख में बलूचिस्तान को हम इंडस्ट्रियल फेज में एंटर कर रहे हैं। बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि दुनिया का कोई एक भी मुल्क इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज में एंटर हुए बगैर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर न वो मॉडर्नाइज हो सका है, न वो खुशहाल हो सका है, न तरक्की याफ्ता कहलाया जा सकता है। लिहाजा 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स तो ये हैं। 11 हमारे 11 हमारे बॉर्डर मार्केट्स हैं जिनमें फेडरल गवर्नमेंट, 9 बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे। जी। 3 हमारे मार्बल सिटीज हैं, दालबंदी, खुजदार और लोरलाई। इससे भी बड़ी ह्यूज लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जनरेट होगी, लोगों को रोजगार की फराहमी। यानी साहब, बलूचिस्तान के अवाम, खास तौर पर नौजवान नस्ल की बात कर लें, CPEC के फ़वाइद उन्हें कब तक मिलना शुरू हो जाएंगे? नौजवानों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हुकूमत क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, CPEC का सम्राट जो है अब तक बलूचिस्तान के नौजवानों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन मियां नवाज शरीफ और उसके गवर्नमेंट की जो बदनीयती है, उस बदनीयती की वजह से बलूचिस्तान के अवाम का हक मारा गया। बजाय कि CPEC बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बायस से खुशहाली साबित होता, उनमें मायूसी की लहर दौड़ने का एक सबब बना। क्योंकि 32 अरब डॉलर के जो एनर्जी के पहले प्रोजेक्ट्स थे, उसमें एक भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को नहीं दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई स्कीम नहीं दिया, सिवाय आपको पावर प्लांट जो नेशनल ग्रिड में डायरेक्ट उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जाती है, उससे बलूचिस्तान के अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं होगा, मजमूई तौर पे मुल्क को फ़ायदा होगा, ज़ाहिर है, लेकिन बलूचिस्तान को डायरेक्ट उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ग्वादर एक पोर्ट उन्होंने बनाया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी जो है ना बलूचिस्तान का आम आदमी उसका बेनिफिशरी नहीं है। वहाँ पर बाहर से लोग आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, उनको यकीनन फ़ायदा होगा, CPEC को फ़ायदा होगा। बट व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टली पीपल ऑफ बलूचिस्तान और यूथ ऑफ बलूचिस्तान, उससे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। अब फ़ायदा होने जा रहा है। और अब चूंकि 2 साल से ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स है मेटलाइज होने में इसमें वक्त लगेगा, लेकिन ग्वादर की हद तक कि लोग ये गिला शिकवा करते थे कि पीने का पानी तक फराम नहीं वहाँ पे लोगों को किया जा रहा, तो उस सिलसिले में हमारे 2 जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लग चुके हैं। एक 5 MGDs का है जो ग्वादर सिटी में है, और एक जो शादी कोट डैम के ज़रिए हम कनेक्ट कर रहे हैं ग्वादर सिटी को पानी, पीने के पानी की फराहमी के लिए, जिसमें 2.5 MGDs पर डे ये पानी जो है लोगों को फराम करेंगे। एक 50 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुका है, और जो पेशेंट्स बर्निंग के जो मरीज़ हैं जो जुलस जाते हैं उनके लिए बर्न सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तालीमी इदारे एक आध बना लिए गए हैं। तो ग्वादर की हद तक वहाँ पर बेहतरी है, लेकिन मजमूई तौर पर पूरे बलूचिस्तान के नौजवान को CPEC के जो सम्राट हैं उसी वक्त
उन तक पहुंचेंगे। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब इसका शुरू होगा, जब प्रोजेक्ट्स जो है फाइनलाइज होंगे, उनमें इकोनॉमिकल एक्टिविटी शुरू होगी। हाँ, हमें पता ये है कि मजमूई तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड कनेक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, जो रोड्स बनेंगे, इन रोड से जो कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा। शाहराहों पे जो है लोग होटल्स, रेस्टोरेंट्स, दीगर शॉप्स, पेट्रोल पंप्स जब ये इस्टेब्लिश करेंगे, इससे जो मईशत का पहिया है वो घूमना शुरू होगा, उससे प्राइवेट मार्केट में लोगों को। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और अब हम कुछ मईशत की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बहाल हो रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक 2021 जारी कर दिया है। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की जो मुआशी शरह नमो 2% तक रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है, और आइंदा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक रहने की तवक्को है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। खुशाइन बात है ये, जो मतलब कि फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं। ADP का कहना है कि 2021 में सनतों की पैदावार में इजाफे का भी इम्कान है और मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबे में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद अशफाक हसन साहब। अशफाक हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या कोरोना की मौजूदा लहर के बावजूद पाकिस्तान अगले साल 4% तक ग्रोथ हासिल कर सकेगा, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर इदारे भी अब ये बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? देखें, ये जो माली साल है जो जून में ख़त्म होने वाला है, गालिबन इसमें ग्रोथ जो है तकरीबन 3% के करीब होगा। अच्छा, तो अगले साल के लिए 4% का टारगेट रखना मुश्किल ज़रूर होगा। इसकी वजह ये बता दूं, ये 3% जो ग्रोथ है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि ये 1.5% होगा, IMF वाले कहते हैं कि 1% होगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये तकरीबन 3% के करीब होगा। अच्छा, और इसकी वजह यह है कि ये बेस इफेक्ट इसको कहते हैं, हम बहुत लो बेस से मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए इस साल ये 3% अगर है, तो अगले साल के लिए 4% का टारगेट रखने में कोई हर्ज नहीं है। टारगेट रखी जा सकती है। क्या वो अचीव कर सकेंगे 4%? उसके लिए पॉलिसीज की ज़रूरत होगी। एंड आई एम श्योर के शौकत तरीन साहब को इसका एहसास है कि क्योंकि उनकी भी यही फीलिंग है कि हमें ग्रोथ को बढ़ाना है। तो अब ग्रोथ बोलने से तो नहीं बढ़ जाता है, उसके लिए पॉलिसीज चाहिए होंगे, बोथ फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो अब देखते हैं कि अगर राइट पॉलिसीज हो तो 4% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अशफाक हसन साहब, शौकत तरीन कहते हैं कि मईशत के तमाम मसाइल का हल जो है वो सिर्फ GDP ग्रोथ के उसकी ग्रोथ रेट में है, लेकिन इन हालात में क्या आप समझते हैं कि 6 से 7% तक ग्रोथ जो है वो मुमकिन हो सकेगी GDP की? जहाँ तक पहले पार्ट का सवाल है कि पाकिस्तान के जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो वाकई 6 से 7% ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है सालाना। तो फिर ये है कि हमारे जो लोग हर साल जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ख़ासकर नौजवान तबका, उसे नौकरी वगैरह मिलती रहेगी। अब यह है कि 6 से 7% ग्रोथ को अचीव करना विथ सो मेनी डेट बर्डन, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन अगर सर जोड़ के बैठें तो ये ज़रूर किया जा सकता है। उसके लिए एक दो सजेशन ये है कि उन्हें अपने बजट की जो कंपोजिशन है इसकी तरफ देखनी होगी, यानी कि तरक्याती प्रोग्राम को ज़्यादा आपने पैसा एलोकेट करना है और ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी के लिए पैसे इसमें इस्तेमाल करें, तो ये दिस विल इटसेल्फ जनरेट ग्रोथ। दूसरी चीज़ ये है कि मॉनेटरी साइड से आपको इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। ये 7% डिस्काउंट रेट पे ये 6 से 7% ग्रोथ हम अचीव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि इसको कम किया जाए, 5% पे रखा जाए। फिर लोग कहेंगे कि देखें 5% पे ग्रोथ करें, आप डिस्काउंट रेट को रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम होगा, लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनकरेज होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ग्रोथ उसमें बढ़ सकती है। लेकिन लोग ये कहेंगे कि देखें इससे तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, तो हमें फिर इम्पोर्ट की तरफ तवज्जो देनी होगी। ठीक है, कि हम किस इम्पोर्ट को बढ़ने दिया जाए। वो इम्पोर्ट जो हमारे ग्रोथ को कॉम्प्लीमेंट करता है उसके लिए ज़रूरी है, जैसे रॉ मटेरियल्स है, कैपिटल गुड्स है, मशीनरी है, एनर्जी है, ये तो इसमें तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो चीज़ें
जिसके जो अगर 2 साल पाकिस्तान में वो चीज़ें ना आए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लग्जरी आइटम्स हैं, नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं। मिसाल के तौर पे आप सेल फोन ले लें, ठीक है। जिस मुल्क के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए को फाइनेंस करने के लिए पैसे ना हो, वो मुल्क $2 बिलियन से ज्यादा का मोबाइल फोन सिर्फ इंपोर्ट कर रहा है। वो मुल्क जिसके पास पैसे नहीं है रिजर्व में, ठीक है, वो 3,000 4,000 सीसी की गाड़ी इंपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इन ये चीज़ों की हमें जरूरत afford नहीं है। नहीं। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि जीडीपी की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए हाउसिंग सेक्टर क्या किरदार अदा कर सकता है, और हाउसिंग के अलावा और कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं जिनसे हम अच्छी मुआशी नमू हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये मदर ऑफ इंडस्ट्रीज है। ठीक है। अब जहां हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटी बढ़ेगी, जो ये हुकूमत कोशिश कर रही है बढ़ाने की, तो इससे तकरीबन 30 से 35 इंडस्ट्रीज जो इसके साथ लगी हुई हैं वो सब चल पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज जो है पिकअप करेगा, तो और वो बहुत कंट्रीब्यूट करेगा ग्रोथ को हासिल करने में। इसके अलावा जहां से हमें ग्रोथ मिल सकता है वो है एग्रीकल्चर, सही है, और लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर है, और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, छोटे छोटे जो सनतें हैं हमारी, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हुकूमत को चाहिए कि ज़राअत की तरफ फुल तवज्जो दे। ये ज़राअत पाकिस्तान का तकरीबन 12-13 साल से ये नेग्लेक्टेड है। लेट मी रिपीट, वी हैव नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर फॉर द लास्ट 12-13 ईयर्स। अब वक्त आ गया है कि इसकी तरफ तवज्जो दें ठीक से, और ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ही तवज्जो दी जाएगी तो काम चलेगा। बिल्कुल। तो बार बार मैं इस चीज़ की निशानदेही कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को कि कम से कम लोगों को, ये बड़े बड़े जो किसान हैं, इनको बुलाकर इनके साथ कोई मीटिंग तो करे कि भाई यही मुल्क है पाकिस्तान जो आज से 3-4 साल 5 साल पहले ये 13 से 14 मिलियन बेल कॉटन के प्रोड्यूस करता था, अब ये गिर के 7 मिलियन पे आ गया, 6-7 मिलियन पे। किसी को होश ही नहीं है कि हुआ क्या है। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर उन लोगों से पूछे कि भाई क्या है, ऐसा क्यों हुआ है। दूसरी चीज है गंदुम। 2010 में पाकिस्तान में फीकस जो गंदुम की अवेलेबिलिटी थी वो 145 केजी थी, आज वो गिर के 120 केजी पे आ गया है, कम हो गया है। ये फूड सिक्योरिटी का इशू हो रहा है क्योंकि हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है लेकिन गंदुम की पैदावार नहीं बढ़ रही है। तो इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हम तवज्जो देंगे तो गंदुम इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, कॉटन की तो जरूरत पड़ेगी। हमें आप खुद सोचें कि हम 1 से 1.5 मिलियन बेल्स कॉटन के इंपोर्ट किया करते थे, आज हम 6 से 7 मिलियन बेल्स कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे जेब में होना चाहिए था वो कॉटन के इंपोर्ट में चला जा रहा है। ठीक है डॉक्टर इशफाक हसन साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान का आप हिस्सा बने, और जो मईशत के हवाले से वो कह रहे थे कि वो तो इसको मज़ीद बेहतर होता हुआ देख रहे हैं। बहुत सारे मुहर्रकात हैं जो कि कार फरमाए मौशी इस्तेहकाम के लिए, तो इन पर सब पर काम होना ज़रूरी है, जैसा कि उन्होंने सनत पर भी कहा कि काम होना ज़रूरी है। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। क्रिकेट की बात, बिल्कुल ऐसे क्रिकेट की बात करें तो T20 सीरीज़ जीतने के बाद शाहीन जो है वो टेस्ट सीरीज़ पर नज़रें जमा चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब वो ये भी जीत जाएंगे, और देखना यही है कि हम किस तरह का खेल खेलते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें आज पहले टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। बिल्कुल ऐसे ही मैच हरारे टेस्ट जो स्पोर्ट्स क्लब है वहीं पर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे ये शुरू होगा। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद जो है टॉस भी हो जाएगा, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में सेंचुरियां स्कोर करने वाले पाकिस्तान के 2 बैट्समैन फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो सीरीज़ में नुमाया कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़म है। शाल मेरे से पूछ रही थी कि मिडिल ऑर्डर का क्या करेंगे, मैं क्या हमने तब्दील ही कर दिया, फिगर ही छोड़ दिया हमने, पूरा मिडिल ऑर्डर जो है ना लेकिन अब कारकर्दगी देख लेंगे कि क्या रहती है मिडिल ऑर्डर, अब बेहतर हो पाता है या नहीं हो पाता। हमारे साथ ही इरफान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, कैसे हैं आप? इरफान कैसा देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? तब्दीलियाँ भी की गई, मिडिल ऑर्डर तो टोटली
उसके लिए आपने खिलाड़ी बदल दिया, अब क्या समझते हैं हम अच्छा खेल पेश कर लास्ट पाएंगे? अगर आप साउथ अफ्रीका की सीरीज याद होगी तो मोस्ट लाइकली सेम टीम होगी। टेस्ट टीम हुई है। हाँ, टेस्ट टीम के अंदर कोई ऐसा चेंजिंग नहीं है, सिर्फ जाहिद महमूद की इंडक्शन हो रही है असद शाह की जगह पे, उसके अलावा कोई ऐसा चेंजिंग नज़र नहीं आ रही। ओपनर वही जाएंगे, इमरान भट्ट और दूसरा आबिद अली जाएंगे, और आपको पता है फिर जो हमारा मिडिल ऑर्डर है। क्या इसमें रिजवान को ट्राई किया जा सकता है एज एन ओपनर? नहीं, मेरा ख्याल है इस पे जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं ख़ास तौर पे नंबर 6 पे आके वो बहुत ज़बरदस्त है, तो उसको ये चेंज नहीं करेंगे। और स्टेबिलिटी का रोल वो और जो फ़हीम देते हैं आके, वो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो चेंज करना चाहेंगे। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि जो भी टॉस जीतेगा वो क्या फैसला कर सकता है? हरारे में क्या होता है, बैटिंग पिच होती है? देखिए नॉर्मली तो जो इनकी पिच है वो लेटर ऑन स्पिनिंग ट्रैक बनती है जो जिम्बाब्वे की है। फोर्थ इनिंग ओबियसली ज़रा मुश्किल होगी, तो मेरा ख्याल है जो भी टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी, क्योंकि फोर्थ इनिंग्स कोई भी नहीं खेलना चाहेगा। और मेरा ख्याल है कि टेस्ट में तो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर की आप हमेशा बात करते हैं T20 में, वो नहीं आना चाहिए। इजीली ये मैच जीतना चाहिए, और मेरा ख्याल है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। अच्छा, अगर ये स्पिन विकेट बन जाएगी, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं चौथी इनिंग्स के लिए? स्पिनर्स कौन से होंगे? नहीं, एक तो वो ओबियसली नुमान बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, नुमान होंगे, और साथ ये जाहिद महमूद को इंडक्शन हो रही है तो 2 स्पिनर ये होंगे। फिर शहीन शाह अफरीदी हैं, हसन अली हैं सॉरी, और साथ हमारा साथ वो फ़हीम अशरफ है। तो 5 बॉलर्स का अटैक होगा, 3 पेस बॉलर होंगे और 2 स्पिनर के साथ पाकिस्तानी टीम जाएगी। तो हम बैटिंग लाइन इस वक्त हमारी मजबूत है या फिर हमारी बॉलिंग लाइन मजबूत है? हम किसके बलबूते पे हम समझते हैं कि हम जीत जाएंगे? देखिए, असल जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को सॉरी सबसे ज़्यादा आ रहा था वो हमें बॉलिंग के अंदर आ रहा था। बॉलिंग के अंदर हमारे बॉलर्स जो थे वो 10 विकेट नहीं ले पा रहे थे किसी भी इनिंग्स के अंदर। हम देखते थे 7-8 लेते थे, अगर फर्स्ट इनिंग्स में ले लेते थे तो सेकंड इनिंग्स में हम आउट नहीं कर पा रहे थे। कभी भी टेस्ट मैच आप जीत नहीं पाते जब तक आप 20 आउट ना करें। ऐसे ही है। वो एक जो रोल अदा किया वो हसन अली ने किया आके। हसन अली ने आके लास्ट टेस्ट मैच में 10 आउट किए, क्योंकि पेस बॉलर आउट नहीं कर रहे थे। यासर शाह अगर परफॉर्म करते थे पाकिस्तान जीत जाता था, अगर वो नहीं आउट करते थे। जिस तरह एक मैच यासर शाह और नुमान ने जिताया, बट फास्ट बॉलर की तरफ से हसन अली की परफॉर्मेंस बड़ी आउटस्टैंडिंग रही, और वो जो एक चीज़ थी वो लैक कर रही थी। उससे पहले ये रोल समहाउ अब्बास अदा कर रहे थे। अब्बास का भी बड़ा ज़रूरी है बात करना, क्योंकि अब्बास आपके लास्ट 2 ईयर से बेस्ट बॉलर थे, और वो एक वाइड बॉलर थे जो टॉप 10 के अंदर भी रहे, फिर टॉप 15 में भी रहे। हुआ क्या कि उनका कुछ नॉच पेस नीचे आ गया। नॉर्मली वो जो बॉल करते थे वो 130 के करीब करते थे। अभी जो प्रॉब्लम उनको आया कि उनका पेस जो है वो 120-125 तक आ गया। उसमें आपकी सीम और स्विंग अगर हो तो, लेकिन 5, 6, 7 नॉच नीचे आ जाता है आपका पेस, तो बैट्समैन के लिए वो स्विंग कुछ भी मैटर नहीं करती, वो आसान हो जाता है। और अब्बास को कर क्या रहे थे ये तमाम बैट्समैन थोड़ा सा 2 स्टेप आगे आ रहे थे, और वो बड़ा इजीली उनके पेस को कैटर कर रहे थे और वो हिटिंग कर रहे थे। तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ थी। मुझे समझ नहीं आई कि उसके बाद उनको 3-4 मंथ कोई काम नहीं किया गया उनके साथ। अब दोबारा देखें वो काउंटी में जाके बड़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि हैट्रिक किया ना उधर उन्होंने, 6 आउट किए थे पहले 5 फिर 6, और मेरा ख्याल है कि शायद अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जो दूसरे काउंटी के कोचेज़ हैं वो उसके साथ काम कर रहे हैं और उससे परफॉर्मेंसेस ले रहे हैं, ठीक है, वो उसकी स्किल को जानते हैं। क्योंकि अब्बास जो है ये मोहम्मद आसिफ या मैगराट टाइप का बॉलर है, ठीक है, आप उससे ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो 140-150 की बॉल, बट आपने कुछ नॉच ऊपर लाना था उसका पेस, तो आपने उसके साथ काम किया। साहब मौजूद थे, उनका काम ही ये था कि फास्ट बॉलर को तैयार करते। उन्होंने कहा कि भाई तैयार हो क्या हो, वो उन्होंने कहा जी खुद तैयार होके आए। और भी देखे ना कि हमने पहले भी हमजा बात की थी कि आपके जितने बॉलर या जितने बैट्समैन जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनको आपको रखना चाहिए था। ये जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, आपने देखा सिर्फ नसीम शाह को बुलाया गया, बाकी तमाम कर दिया गया। आपने क्यों उधर नहीं बुलाया जो शान मसूद थे, ठीक है। उसके अलावा अब्बास की हम बात करें जो आपके काफ़ी अरसे से इतना 13 लड़के इन्होंने टेस्ट के अंदर 2 साल में ट्राई किए हैं, क्योंकि टेस्ट का जो स्क्वाड होता है वो सबसे एक स्पेसिफिक स्क्वाड होता है। चले T20 और ODI में अंडरस्टैंडेबल चीज़ है कि आपकी चेंजिंग होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट टेस्ट में नहीं होती। टेस्ट में हार्डली 1 या 2 चेंजिंग होती है जो आपका एक स्पेसिफिक स्क्वाड होता है। बैट्समैन का टेम्परामेंट बनाते हुए इतना टाइम लग जाता है, उसको समझाते हुए कि आपकी इस पोजीशन में टेम्परामेंट से जी मैं वही बात करने लगा था कि आपने एसएच शफीक के साथ क्या किया। 10-11 साल जो आपका सबसे मेन प्लेयर था अजहर अली के साथ, ठीक है, और आप कह रहे थे कि वो मिसबाह के बाद यूनुस के बाद वो स्टेबिलिटी का रोल और टेक्निकली, और कहते थे टेक्निकली मोहम्मद यूसुफ के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर। और आप देखें ना मोहम्मद यूसुफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद हैं और वो शुरू से उनको प्रेस करते आए थे। तो क्या मोहम्मद यूसुफ की इतनी से नहीं है कि वो असद को बुला सके और कहे जी मैं आपको प्रिपेयर करके देता हूँ,
ये जो सर झुका के जॉब करने वाला अलमिया है ना पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है इससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। यस बॉस को छोड़ना पड़ेगा। कैमरे के ऊपर आते थे, बातें कुछ करते थे ये सारे, ये अभी कैमरे के आगे आते हैं तो वो रोल मिल जाता है, जब रोल मिल जाता है, जॉब मिल जाती है तो अपनी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, ना कोई बयान आता है। नया बॉल कौन करेगा शाहीन के साथ? जो स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास, कौन करेगा? हसन से ही लेंगे ओबियसली, हसन से कुछ ओवर करवा के, लेकिन ऐसी कंडीशन के अंदर वो बेहतर बॉल करता है फ़हीम अशरफी, तो फ़हीम को रखने का मकसद भी एक ये है कि वो बॉल सीम और स्विंग थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि इन पिचेस के ऊपर आपको कोई ज़्यादा सीम या स्विंग मिलेगी इनिशियली। अच्छा, हार्डली हुआ भी तो 5-6 ओवर। फवाद आलम की बात कर लेते हैं, अजहर अली की बात कर लेते हैं। अच्छा मौका है उनके पास अपने आप को साबित करने का, क्या नए खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए कि वो आगे आए, खेल दिखाएं? देखिए पुराने तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नए आए सारों का वो मौका देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए फवाद आलम को बिल्कुल सलूट बनता है कि जिस तरह उसने 11 साल अपने कैरियर में वेट किया, और हमेशा मेरी अपने शो में मैं बात करता हूँ डिफरेंट क्रिकेटर्स के साथ कि इतना पेशेंस कोई नहीं दिखाता। बिल्कुल। लेकिन अभी हमारे कई प्लेयर जो हैं वो यूएसए की टीम की तरफ चले गए, ठीक है, 1-2 चले गए, समी असलम चले गए, 4-5 लड़के क्यू में, तो वो भी आपको बहुत जल्द नाम उनके भी सामने आ जाएंगे। जुनैद का नाम चले, क्या जुनैद का नाम आ रहा है? अब तो मोहम्मद आमिर का नाम भी आ रहा है उसमें। नहीं, अभी अर्ली टू से, बट देखें, लेट्स सी, वो भी जब तक आ ना जाए मेरा नहीं ख्याल किसी का नाम लेना चाहिए। तो बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह अपने लड़कों को लेके चलना चाहिए। और जो सिर्फ फवाद की बात कर रहे थे, उसने न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म किया, इधर भी आके शो किया, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अजहर अली को ये रोल लेना पड़ेगा, उसको ये ऑनर्स उठाना पड़ेगा कि वो आपके सबसे सीनियर मेंबर है और कैप्टन भी रहे हैं टीम के। बट उनसे पैचेस में परफॉर्मेंस आती है, 2-3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, तो एक वो 100 कर देते हैं, बाकी 4 मैच इनिंग्स के अंदर वो 10-15-8 करके आउट हो जाते हैं। तो ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। ये उनके लिए मेरा ख्याल है कि 1-2 सीरीज़ उनके कैरियर की मेक एंड ब्रेक वाली सीरीज होंगी, ये सीरीज या 1-2 डिसाइसिव होंगी कि क्या करना है, होगी, क्योंकि 300 स्कोर किया है उन्होंने। हाँ जी, अगर तो वो इस बर्डन को उठाते हैं और लेके चलते हैं तो फिर मेरा ख्याल उनकी जगह बनती है। अदरवाइज अगर आपने इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ चलना तो फिर आप किसी यंगस्टर को चांस दें। आज ही तो 2 साल ठीक है, अजहर अली को भी जो है बहुत ज़्यादा आज अब खुद को साबित करना होगा। इरफान, बहुत शुक्रिया आप आए। मुझे और इशाल को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अच्छा खेल पेश करेगा इंशाअल्लाह, और इसके साथ ही हमें इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।